Hello students, in this audio video I am going to explain you starting the chapter New Economic Policy in Indian Economic Development that covers liberalization, privatization and globalization and appraisal. So what we see here, you have studied in the previous chapter that since independence, India followed the mixed economy framework by combining the advantages of the capitalist economic system with those of the socialist economic system. मतलब भारत 1947 में जब आज़ाद हो गया तो 1990 तक का जो दौर था, उस 40 सालों के फेज में भारत की जो इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों के गुणसूत्र पर काम कर रहा था। मतलब दोनों ही पॉलिसी को अपना रहा था जिसमें सोशलिज्म का प्रभाव ज्यादा था। इसका हम लोग एक बार पूर्वावलोकन फिर से अगर कर ले तो हम लोग पढ़े थे कि सरकार का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था उस 1950 में, उसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों को महत्व दिया गया था। बट पब्लिक सेक्टर के लिए फील्ड्स डिफाइंड थे कि क्या क्या पब्लिक सेक्टर्स करेंगे। सारे ही सेक्टर्स ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर्स के लिए थे, कुछ एक सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स के लिए थे। ऐसे थे जिसमें पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर्स कॉम्प्लीमेंट होकर के काम करेंगे, पूरक होकर के काम करेंगे। और तीसरा सेक्टर था प्राइवेट सेक्टर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को भी अपना बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। और सरकार का 30-40 साल तक यही पॉलिसी रहा कि विदेश से आने वाले प्रोडक्ट को इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा से, यानी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू से और कोटा पॉलिसी के थ्रू से इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश करते थे। मकसद ये था कि अपनी इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर है और जो थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो उठकर खड़ा हो, उसको मार्केट मिले, भले वो जिस किसी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए। तो हुआ क्या इस 40 सालों में, उस जो इंडस्ट्रीज थे बहुत सारे बेस खड़ा हुआ, तैयार हुआ, लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स की भावना होनी चाहिए थे वो कॉम्पिटिशन्स की भावना क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस सभी में वर्ल्ड स्टैंडर्ड में लाने में हमारी कंपनी पीछे रह गई। बट बेस कंपनी का बहुत सारी इंडस्ट्रीज का, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इंडस्ट्रीज का हमारे पास हो गया था। तो नीचे यहाँ क्या दिखा रहा, In 1991, India met with an economic crisis relating to its external debt. The government was not able to make repayments on its borrowings from abroad. Foreign exchange reserves. मतलब 1991 में एक ऐसा दौर आया, एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें भारत सरकार एक ऐसी आर्थिक मुसीबत में फंस गई कि वो अपने दूसरे देशों के द्वारा लिए गए जो लिया गया कर्जा था उसको वो वापस यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही थी। और इसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफ़ी कम था अपने भारत के पास, विच वी जनरली मेंटेन टू इम्पोर्ट पेट्रोल एंड अदर इम्पोर्टेंट आइटम्स ड्रॉप्ड टू लेवल दैट वी आर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन अ फोर्टनाइट। और भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व उन दिनों में इसलिए ज़्यादा रखा जाता था कि अगर कहीं विदेशों से पेट्रोल मंगाना पड़े, एकदम मैंने जो जरूरी चीज़ है जिसके बिना हम विदेश से संभव ही नहीं है, हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो उस चीज़ों के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखा जाता था वो ऐसा हो गया था कि 15 दिन के लिए भी सफिशिएंट नहीं था फॉरेक्स का रिजर्व भारत सरकार के पास। फोर्टनाइट माने 15 दिन। द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड by rising prices of essential goods। और जो इंडस्ट्रीज थे
खास करके जो पब्लिक सेक्टर थे उसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, सैलरी सबको मिल रहे थे, बट कंपनीज का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था वो काफ़ी कम था। और खेती का भी दौर खराब रहा होगा। पॉपुलेशन जिस हिसाब से लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ रहे थे उस प्रोपोर्शनेट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। सो क्या हुआ, द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। आवश्यक वस्तुओं का मूल्य भी बहुत बढ़ने लगा। ऑल दिस लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ policy measures which change the direction of our developmental strategies। और इन सब से मजबूर होकर के उस समय की सरकार को कुछ नई आर्थिक नीतियों का घोषणा करना पड़ा उस समय के स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे उसी चीज को डिस्कशन करने आ रहे हैं, जा रहे हैं। और नीचे थोड़ा देख रहे हैं, बैकग्राउंड में जा रहा है, क्या जा रहा है देखते हैं। The origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy in the 1980s। मतलब कहना चाह रहा है कि ये जो भारत को आर्थिक दिक्कत होने लगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, इसका अगर जड़ खोजा जाए तो जो इंडियन इकोनॉमी को जो मैनेज करने वाले लोग थे पब्लिक सेक्टर में, खास करके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री कह सकते हैं, उसका मैनेजमेंट बड़ा ही इनएफिशिएंट हो गया था। We know that for implementing various policies and its general administration, the government strategies funds from various sources such as taxation, running of public sector enterprises, etc. क्या लिख रहा है? We know that, हम जानते हैं, for implementing various policies, सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, इट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो बिना, द गवर्नमेंट जनरेट्स फंड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एक्सेट्रा। भारत सरकार को बहुत सारी अपना नीति योजना लागू करने के लिए, सामान्य प्रशासन चलाने के लिए सरकार को भी आमदनी चाहिए। तो सरकारी आमदनी कहाँ से अरेंज करती है? उसका रेगुलर सोर्स ऑफ आमदनी है टैक्सेशन, और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अगर चल रहे हो तो उससे भी आमदनी होती है। व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, और सरकार को आमदनी हो भी रही है, सरकार खर्चा कर भी रही है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, खर्च व्यय आमदनी से ज़्यादा हो जाए, द गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस द डेफिसिट फ्रॉम बैंक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पीपल विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे में सरकार को अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए पब्लिक डेब्ट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो डेफिसिट में होती है। और पब्लिक डेब्ट मतलब अपने देश के नागरिक से कर्जा लेने का काम करती है। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो इंटरनेशनल स्तर पर दूसरे देशों से, दूसरे देश की संस्थाओं से, इंटरनेशनल संस्थाओं से भी बोरिंग्स किया जाता है। When we import goods like petroleum, we pay in dollars which we earn from our exports। और हम लोग यदि कुछ आवश्यक वस्तुओं का, जैसे कि पेट्रोलियम का इंपोर्ट करें विदेश से, तो उस कंपनी को, उस देश को हमको डॉलर्स में पे करना पड़ता है। और वो डॉलर्स हमारे पास कब आता है? जब हम फॉरेन कंट्रीज को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो वी रिसीव डॉलर्स। तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी रेगुलर फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी, ओनली देन Indian government or Indian economy will be able to meet its foreign currencies need. Those are required if something has to be imported from the world, other parts of the world, rest of the world। यानी एक्सपोर्ट आपका होना चाहिए। डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यूज वर वेरी लो, और जो विकास की जो नीतियां थी वो ये कहता था
कि इवन दो द रेवेन्यूज वर वेरी लो, भले ही आमदनी कम हो, द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। भले ही आमदनी का स्रोत कम हो, लेकिन सरकार को इसको रेवेन्यू जनरेट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जिससे कि समाज में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, पॉवर्टी, गरीबी दूर हो, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा उस पर काम करे सरकार। द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। और सरकार तो डेवलपमेंट प्रोग्राम में खर्चा कर रही है, लेकिन उससे कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं जनरेट हो रहा था, सिर्फ एक्सपेंडिचर्स ही हुए जा रहा था। मोर ओवर द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू, और तो और जो भारत सरकार थी वो जनरेट सफिशिएंटली फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन। देश में जो लोगों के ऊपर कर लगाया गया था, वो कर से होने वाली आमदनी भी नहीं हो पा रही थी सरकार को जितना होना चाहिए। When the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns, such as the social sector and defense, there was a need to utilize the rest of its revenue in a highly efficient manner. और जब किसी सरकार का जो खर्चा है, ऐसे चीज़ों में खर्चा है जहाँ से कोई आमदनी का स्रोत अभी या भविष्य में नहीं बनते दिख रहा है, तो उसके बाकी आमदनियों को बड़े ही सक्षम तरीके से यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि उससे इनकम जनरेशन भी हो, प्रोडक्शन भी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, पॉवर्टी भी दूर हो। द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाज आल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। लेकिन भारत सरकार की स्थिति थी कि इसका जो पब्लिक सेक्टर था, जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए थे गुड्स का, उनका भी प्रॉफिट नहीं था, उनका भी इनकम कम था, बहुत सारे लॉसेस में चल धीरे धीरे आ गए। एट टाइम्स, इसके पीछे का कारण हम लोग पढ़ेंगे बाद में, उसके पीछे का कारण था मिसमैनेजमेंट, लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म, करप्शन एक्सेट्रा। एट टाइम्स आवर फॉरेन एक्सचेंज borrowed from other countries and international finance institutions was spent on meeting consumption needs। और ऐसे में क्या होने लगा कि जो विदेशों से हम लोग कर्जा मंगा रहे हैं, पैसा आ रहा है, उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को स्पेंड करना पड़ता था, खर्चा करना पड़ता था देश के कंजम्पशन नीड्स में। नाइदर वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सच profligate spending, nor sufficient attention was given to boost exports to pay for the growing imports। सरकार का दिल से, सरकार का जो मैनेजमेंट था, जो मंत्रालय थे, जो मंत्रीगण थे, उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ विल पावर का अभाव था। और वो लोग ये जो विदेशों से कर्जा लिया हुआ भी इधर उधर बिना रेवेन्यू जनरेट करने वाले चीज़ों में खर्चा होते जा रहा था, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाए, जानबूझ के कंट्रोल नहीं किया, और न ही एक्सपोर्ट को बूस्ट करने का कोशिश किया गया। इन द लेट 1980s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगैन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू बाय सच लार्ज मार्जिन्स दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग्स बिकेम अनसस्टेनेबल। और 1980 के अंतिम दौर में भारत सरकार का खर्चा इतना ज़्यादा हो गया था कि इसके रेवेन्यू की तुलना में, आमदनी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गया था, और कर्ज लेकर के भी खर्चा करना अब बस की बात नहीं थी। Prices of many essential goods rose sharply. Imports grew at a very high rate without matching growth of exports। पूरे देश में मूल्य वृद्धि का एक नया दौर आगे बढ़ा उस समय। इंपोर्ट्स बढ़ते गए, निर्यात बढ़ते गए, और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा लेकिन उस तुलना में नहीं बढ़ा। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइंड टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स। और ऐसी स्थिति आ गई लास्ट में कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी का स्टॉक था, वो यदि हमको कुछ नेसेसरी चीज़ इंपोर्ट करना पड़ा तो वो फॉरेन करेंसी 2 हफ्ते तक भी नहीं चलेगी, यानी फोर्टनाइट तक नहीं चलेगी। देयर वाज आल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन exchange to pay the interest that needs to be paid to international leaders।
या लेंडर्स सॉरी, और प्रिंसिपल तो छोड़ ही दीजिए, जो बोरोइंग्स के तो उसका इंटरेस्ट भी पे करने की स्थिति में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। और क्या स्थिति बदतर हो गई थी, ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंड वॉज विलिंग टू लेंड टू इंडिया। उस समय जो भारत की परिस्थिति थी कि दुनिया का दूसरा कोई देश या जो इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस कर्ज देते थे, वो भारत को कर्ज देना नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट में पकड़ेंगे, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जा रहा है। थैंक यू।